हेलो। आप सबका स्वागत है सुमित भूषण एकेडमी के इस चैनल पे। मेरा नाम सुमित भूषण है। आपको पता होगा, अगर आप इस चैनल को देखते हैं तो मैं इस चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट डालता हूं। अभी के समय पे मोस्टली मैथमेटिक्स से कंटेंट डाल रहा हूं क्लास 11th के। उसी सीरीज में ये जो है, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेट्स के ऊपर ही है। तो हम लोग कुछ लॉज देखेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉज। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो हम लोग कुछ लॉज देखेंगे। आइडेम्पोटेंट लॉज ऑफ सेट्स, आइडेंटिटी लॉज ऑफ सेट्स एंड कम्यूटेटिव लॉज ऑफ सेट्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी मैथमेटिक्स की जो लर्निंग है उसकी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं इन लॉज को, देखते हैं पहले ये लॉज क्या है और इनको हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो आइडेम्पोटेंट लॉज जो है वो दो है। पहला मैंने यहां लिखा है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ये एक लॉ है, ठीक है। तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में सीखा था कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, चीजें हमने सीखी। उन्हीं सभी चीजों का अभी हम लोग यूज करेंगे। तो ए यूनियन, ये कहता है लॉ, पहला वाला आइडेम्पोटेंट लॉ, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो आपको पता होगा कि हम लोग पीछे डिफाइन किया था कि ए यूनियन बी क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। वर्ड्स में कहें तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए में, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, है ना। तो यहाँ दोनों सेट जो है ए ही है, तो वही हमने यहाँ लिखा है कि A union A will be a set of all those x such that x belongs to A और x belongs to A। मतलब दोनों सेट A ही है, अपने आप से इसका खुद से ही यूनियन हो रहा है। तो B की जगह यहाँ पे A है। तो इस वाले स्टेटमेंट का फिजिकल मतलब क्या होगा कि यहाँ सीधे it will be a set of all those x which belongs to A। तो सिंपली ये A ही हो गया। तो इस तरह से ये वाला जो लॉ है हम प्रूव कर सकते हैं। मतलब खुद के साथ ही जब हम यूनियन करेंगे, कोई एक सेट है, जैसे कि मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इसका हम खुद के साथ यूनियन करेंगे तो दूसरा सेट भी मान लीजिए 1 2 3 ही है। तो इसके साथ यूनियन होगा तो क्या होगा, या तो ये इस वाले में होना चाहिए या इस वाले में होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट्स तो वही होंगे, 1 2 3 ही होगा। तो ए यूनियन ए क्या होगा, ए के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ए दूसरा जो आइडेम्पोटेंट लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अब यही बहुत सिंपल सा है, हमने देखा था कि ए इंटरसेक्शन बी विल बी अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन, यूनियन और इंटरसेक्शन में यही डिफरेंस है कि यूनियन में दोनों में से किसी में हो या दोनों, मतलब कॉमन वाले भी एलिमेंट हो और जो नहीं कॉमन है वो भी हो, वो सारे मिला करके ए यूनियन बी बनता है। बट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होता है कि उसमें हम ए और बी के वही वाले एलिमेंट सीखते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ अगेन मान लीजिए कि ए जो है वो 1 2 3 है और दूसरा भी सेट क्या है, ए ही है, तो वो भी क्या है 1 2 3 ही है। अब हम ए इंटरसेक्शन ए लिखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 2 3। तो देखिए ये ए के ही बराबर हो गया। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है प्रूफ में इसके, ए इंटरसेक्शन ए विल बी द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स belongs to A and X belongs to A, है ना। यहाँ सीधा ये A के ही बराबर हो जाएगा। यहाँ हमने एग्जांपल के साथ भी देख लिया कि ये आइडेम्पोटेंट लॉ जो है। तो हमने दोनों आइडेम्पोटेंट लॉ देखे कि A यूनियन A जो है वो भी A होता है और A इंटरसेक्शन A जो है वो भी A ही होता है, ठीक। अब आते हैं आइडेंटिटी लॉ पे। तो पहली वाली जो आइडेंटिटी लॉ है वो है ए यूनियन 5 इक्वल टू ए। आपको पता होगा 5 जो है
वो नल सेट है, मतलब ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अब यूनियन की डेफिनेशन क्या है कि इट विल बी ए सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू 5। अब ये वाला पार्ट जो है इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सिंपली यही वाला पार्ट रह जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये ए के ही बराबर रह गया। ठीक है, उसी प्रकार से जो दूसरा है आइडेंटिटी लॉ वो है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अब देखिए यू यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। आपने अगर पिछला वाला जो लेक्चर है वो देखा होगा तो उसमें हमने बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाके वो वाला वीडियो भी देखिए, वहां हमने बताया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो चलिए यहां लिखते हैं इंटरसेक्शन वाला, तो ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा, इट विल बी अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। अब यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है कि इसमें ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यू में होंगे। फिर इंटरसेक्शन लेने का क्या मतलब है कि जो ये रिजल्टेंट होगा ए इंटरसेक्शन यू, उसमें वही वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए और यू दोनों में कॉमन हो। तो चूंकि यू जो है यूनिवर्सल सेट है तो उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो ए के साथ कॉमन नहीं है, तो ये रिजल्टेंट में वही वाले एलिमेंट्स हमारे आएंगे जो ए है, तो वो ए के बराबर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने आइडेंटिटी लॉज भी प्रूव कर दिया। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव लॉज। इसमें से पहला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा अप्रोच ये रहेगा कि पहले हम एक साइड को लेकर के चलेंगे और वहां से कहीं तक पहुंचेंगे, फिर दूसरी साइड को लेकर चलेंगे, वहां से भी कहीं तक पहुंचेंगे। तो ये जो कहीं तक पहुंचेंगे दोनों साइड को लेकर के, वो आपस में हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, जो हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है, उससे हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले यहाँ ये चलते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब हम इस वाली साइड को लेकर के चल रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि दैट इंप्लाइड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यूनियन का तो यही डेफिनेशन होता है कि जब हम बोलते हैं कि ए यूनियन बी, तो उसमें उस सेट का जो कोई एलिमेंट होगा वो या तो ए से बिलोंग कर रहा होगा या बी से बिलोंग कर रहा होगा। उसी बात को यहाँ लिख दिया गया है ना। अब जो हमने यहाँ लिखा है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसको हम पलट के यहाँ भी लिख सकते हैं कि इसका यही तो हुआ कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। तो जो पहले था उसको बाद में यहाँ कर दिया, जो बाद में था उसको पहले कर दिया। अब इस वाले स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा, x बिलोंग्स टू b यूनियन a। ठीक है, जो ये वाला स्टेटमेंट है, तो क्योंकि हम जानते हैं ना कि वो होता है ये a यूनियन b की क्या डेफिनेशन है, वो सारे एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन x सॉरी और x बिलोंग्स टू b। इसी प्रकार से b यूनियन a क्या होगा, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, वही बात हमने यहाँ लिख दी है। अब देखिए हम a यूनियन b लेकर के चले थे और b यूनियन a तक पहुंच गए, मतलब x जो है हम ये मान के चले थे कि a यूनियन b का एलिमेंट है, और यहाँ हमें क्या मिला है, x जो है वो b यूनियन a का भी एलिमेंट है। तो ये एक ही केस में हो सकता है, मान लीजिए कोई सेट a है और दूसरा सेट एक b है, ये a है ये b है। अब कोई x एलिमेंट है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, इसका क्या मतलब होगा, a यूनियन b जो था हमारा वो b यूनियन a का सबसेट होगा, मतलब a जो है वो b का सबसेट होगा। ये हमने पीछे सबसेट वाली वीडियो में देखा है, लेक्चर में देखा है, तो आप जाके उस वाले लेक्चर वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। मैंने वहां बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप लोग प्लीज उस वाले लेक्चर को जाकर के देखिए। तो यहाँ एक पार्ट हमने इस रिजल्ट को ए बोल दिया, हमें यहाँ क्या मिला है कि ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। अब दूसरा है कि अब जैसे हम एक एलिमेंट लेके चल रहे थे कि ए यूनियन बी का है, उसी प्रकार से हम दूसरा
पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है हमारा वो लेके चलते हैं कि लेट वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन। अब हम लोग यहाँ पे देखिए ये बी यूनियन ए वाली साइड लेकर के चल रहे हैं, तो वही सेम आर्ग्यूमेंट होगा डेफिनेशन के हिसाब से वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और इसी को हम पलट के यहाँ लिख देते हैं कि इसका मतलब तो ये भी है ना कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, देयरफॉर y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब देखिए यहाँ हम y को हमने माना था शुरू में कि b यूनियन a का एलिमेंट है, यहाँ हमें मिल गया कि y a यूनियन b का भी एलिमेंट है। इसका मतलब b यूनियन a जो है वो a यूनियन b का सबसेट होगा, ये हमें मिल गया। अब देखिए 1 और 2 में देखिए ये हम अगर दो सेट लेंगे P और Q, तो 1 कह रहा है कि P इज ए सबसेट ऑफ Q और 2 कह रहा है Q इज ए सबसेट ऑफ P। तो ये दोनों स्टेटमेंट तभी वैलिड हो सकते हैं जब P और Q आपस में इक्वल हो। तो देयरफॉर A यूनियन B शुड बी इक्वल टू B यूनियन A। A B का सबसेट है ना, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में है और B भी A का सबसेट है, मतलब B के भी सारे एलिमेंट्स हैं वो A में है। इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट B में नहीं था, मतलब A और B दोनों जो है उसमें कॉमन ही एलिमेंट्स थे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और जो एलिमेंट्स थे वो भी सेम थे। तो इसका मतलब A और B दोनों इक्वल है। वही बात यहाँ पे मैंने लिखी है, वही बात यहाँ प्रूव हो गया। तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है पहला वाला वो प्रूव हो गया, ये था यूनियन वाला लॉ। इसी प्रकार से एक इंटरसेक्शन वाला लॉ है दूसरा जो कम्यूटेटिव लॉ है, वो है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये लॉ कहता है, तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम लोग सेम अप्रोच लेकर के चलेंगे जो हम लोगों ने किया था कि एक साइड को लेकर के चलेंगे, कोई एक एलिमेंट है ऐसा उसमें मान लेंगे, ऐसा करके जब हम आर्ग्यूमेंट में आगे अपने बढ़ेंगे तो हम कहीं तक पहुंचेंगे, उसको हम नोट डाउन करेंगे और फिर दूसरे साइड वाले उसको लेकर के चलेंगे और वहां से भी कहीं तक पहुंचेंगे, फिर उन दोनों को आपस में कंपेयर करके किसी रिजल्ट तक पहुंचेंगे जो हमारे इस लॉ को प्रूव करेगा। तो देखिए हम यहाँ पे A इंटरसेक्शन B को लेकर के चलते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होगा, हमने अभी इसी लेक्चर में पहले देखा है और पीछे के लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा है। A इंटरसेक्शन B का डेफिनेशन होता है कि X कोई एक एलिमेंट जो होगा दैट शुड बिलोंग टू A एंड X शुड बिलोंग टू B, मतलब एक कॉमन होना चाहिए। वही एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B का पार्ट होंगे जो A और B दोनों में होंगे। यहाँ एंड है, ठीक है ना, यूनियन में ये और होता है, दोनों में से किसी का भी पार्ट होगा तो भी उसका वो यूनियन का एलिमेंट हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ एंड लिख दिया। अब इसी को हम पलट के यहाँ लिख दे रहे हैं, इस वाले को पहले ले जा रहे हैं। तो X दैट इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A। अब यहाँ से हमें ये वाला टर्म, ये वाला मिल गया वो कि X दैट इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A। तो हम देखिए ये मान के चले थे कि X जो है वो A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है और हम कहाँ पहुंच गए, X जो है वो B इंटरसेक्शन A का एलिमेंट है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला सेट जो है वो इस वाले सेट का सबसेट है, ठीक है। ये हमारा पहला रिजल्ट है। अब हम दूसरी वाली साइड जो यहाँ पे थी B इंटरसेक्शन A, उसको लेकर चलेंगे। हम फिर से कोई एलिमेंट यहाँ मान लेंगे जैसे कि Y, लेट Y बिलोंग टू B इंटरसेक्शन A। तो डेफिनेशन अगेन हम लिखेंगे। देखिए हम लोग डेफिनेशन को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा बहुत अधिक दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन हाँ आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। यहाँ एंड वाला आया कि Y जो है इट शुड बिलोंग टू B एंड इट शुड बिलोंग टू A, है ना, दोनों में कॉमन जो होगा वो होगा। अब इसी को हम यहाँ पे पलट दे रहे हैं कि Y दैट इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग टू B, दैट इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो देखिए हम लोग Y बिलोंग टू B इंटरसेक्शन A लेकर के चले थे, हम यहाँ पहुंच गए कि Y बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, मतलब B इंटरसेक्शन A जो है दैट शुड बी ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब देखिए अगेन वही वाली बात है कि दो सेट एक दूसरे के सबसेट, इसका मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल है। तो यही यहाँ पे आ गया A यूनियन B
शुड बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये प्रूव हो गया दूसरा कम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरह से इस वाले लेक्चर में हमने जो सेट है उनके कुछ लॉज सीखे हैं कि आइडेंपोटेंट लॉज क्या होते हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी लॉज क्या होते हैं कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, जहां पे ये जो है वो यूनिवर्सल सेट है, ये यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। और लास्ट में हमने देखा कम्यूटेटिव लॉज को। ठीक है, वहां दो लॉ देखे कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होगा और ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। मतलब जब हम यूनियन निकालते हैं, लिखते हैं किसी दो सेट का, तो पहले कौन सा लेते हैं और बाद में क्या कौन सा लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सेम बात इंटरसेक्शन में भी है। ऑर्डर्स ऑफ द सेट्स डू नॉट मैटर। ओके, तो आई होप कि आपको आज जो हमने लॉज पढ़े हैं सेट्स के ऊपर उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। तो यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट को समझने में जो हम लोग ने आज डिस्कस किया है, तो आप जो है कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम थी। मुझे ये सजेस्ट कीजिए कि मैं कैसे और अच्छे से लेक्चर्स बना सकता हूँ, कंटेंट जो है इसमें कैसा रख सकता हूँ, क्या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, क्या मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, ये सारी चीजें जरूर आप बताइए। तो इतना ही था, जो यही सारे टॉपिक्स थे जो आज वाले लेक्चर में हमें डिस्कस करने थे। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए आप लोग अपने मैथमेटिक्स की और बाकी सब्जेक्ट्स की भी लर्निंग जो है इसको जारी रखें और हम लोग अगले किसी भी लेक्चर में फिर कुछ नया टॉपिक सीखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।